तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है इट कैन बी अनदर वे। मीन्स अभी ब्रेक में जाने से पहले जो लाइफ हमने अपने डायरी के ऊपर पेन डाउन करी, जो लिखी, जैसी लिखी है वैसी तो हमें चाहिए नहीं। यस और नो? जैसी लिखी है वो इतनी बेहतर भी नहीं कि हमें लंबे समय की खुशियां दे सके। और ये लाइन जब भी सामने आती है, इट कैन बी अनदर वे, कि जैसा आज है, जैसी जिंदगी आज है, इसको बदला जा सकता है, इसको नया रूप दिया जा सकता है, इसको नया लिबास दिया जा सकता है। या मैं यूं कहूं कि गाड़ी जहां रुकी है उसको एक नई रफ्तार दी जा सकती है। शायद इसी बात का एहसास है जिसकी वजह से आप लोगों ने निर्णय लिया कि आप इस वर्कशॉप में आए। शायद जिंदगी में और आगे और बेहतर होने के लिए ही हमने निर्णय लिया कि इस वर्कशॉप में बैठे, उन चीजों को जाने, उन रास्तों को जाने, उन तरीकों को जाने, जिससे कि लाइफ को यहां से बेहतर और ऊंचाइयों तक लेकर जाया जा सके। कभी आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां पर बहुत जाम लगा हो और आपको पता चले कि पता नहीं मैं अपने गंतव्य पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। काफी समय आपको हो गया वहां पे खड़े हुए, आपका जाना बहुत आवश्यक है, और आपको अचानक पता चलता है, कोई आपको रास्ता देता है कि डियर सर और डियर मैडम, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, देयर इज अनदर वे, जिससे आप ये रास्ता तय कर सकते हैं, अपने घर, ऑफिस या अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो शायद वो खुशी का एहसास अंदर से निकल कर आता है कि क्या ये ऐसा रास्ता है कि मैं इस जाम से निकल सकता हूं। यस और नो? मेरे फ्रेंड, वो तो एक जाम है, थोड़े समय का है, लेकिन जिंदगी का वो जाम जो अभी हमने एक ट्रैफिक सिग्नल, एक ऐसी ब्रेकर जो भी हमने अपने डायरी में लिखा, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, घर के बारे में, ये भी जिंदगी का एक ऐसा ट्रैफिक जाम है जिसका रास्ता ढूंढने हर इंसान सुबह निकलता है, सोचता है, विचार करता है। और कैसा लगे ये जानकर कि जो जिंदगी आज है उसको बदला जा सकता है। कैसा लगे जानकर अंदर से? अच्छा लगता है? yes. ये और अच्छा लगेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं कि ये 3 दिन आपको इसी रास्ते की तरफ लेके चलेंगे जिसका नाम है इट कैन बी अनदर वे। वी कैन लीड अवर लाइफ द वे वी वांट, द वे वी विश। कैसे होगा? कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं, कौन सा ऐसा साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है जो हमें इस रास्ते पर, उस सफलता की तरफ लेके जा सकता है? लिखा है यहाँ पे, ऑल द अचीवमेंट्स बिगिन विद द नोइंग दैट इट कैन बी अनदर वे। हर वो अचीवमेंट की शुरुआत सबसे पहले इस बात को जानने से होती है कि जैसा आज है उसको बदला जा सकता है, एक नया रास्ता भी देखा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, दैट नो मैटर वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, नो मैटर वॉट यू थिंक विल हैपन। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को इस समय समझें कि आज कैसा जीवन है और आज क्या हो रहा है, किस तरह की हैपनिंग लाइफ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बदला जा सकता है। द डायरेक्शन यू अपीयर टू बी हेडेड कैन बी ऑल्टर्ड। जिस भी दिशा में आज मेरा जीवन जा रहा है, या जिस भी दिशा में आज मैं हूं और जिस भी दिशा में आज मैं कार्य कर रहा हूं, उसको ऑल्टर किया जा सकता है। ऑल्टर वर्ड आपने कई बार सुना होगा, खास तौर से यूज किया जाता है टेलरिंग के अंदर। जब आप कोई रेडीमेड कपड़ा लेते हैं और यदि वो आपके साइज से बड़ा होता है तो टेलर मास्टर क्या कहते हैं कि सर, मैडम, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं इसको ऑल्टर कर देता हूं। ऑल्टर मीन्स आई विल फिट इट एज पर योर साइज। माय डियर फ्रेंड, ये तो गारमेंट्स हैं जिनको फिट किया जा सकता है, लेकिन आपको ये चैप्टर ये भी बताएगा आगे कि केवल गारमेंट नहीं, जिंदगी को भी फिट किया जा सकता है यदि वो छोटी और बड़ी हो तो आपके और सामने। कैसे इसको आप आगे करेंगे, आगे और समझेंगे। द डायरेक्शन यू अपीयर टू बी हेडेड कैन बी ऑल्टर्ड, नथिंग इज सेट इन कॉन्क्रीट। बहुत ही कमाल की बात है, लाइन है कि जिंदगी में कोई भी चीज सीमेंटेड नहीं है दीवार की तरह। कॉन्क्रीट का मतलब है किसी चीज का पक्का हो जाना और ये देख लेना कि अब ये बदल नहीं सकता। जब आप कंक्रीट और सीमेंट मिला देते हैं और दीवार बना देते हैं तो दीवार पक्की हो जाती है। यस और नो? उस पक्की दीवार को, सीमेंट का काम है उस चीज को पक्का कर देना, कंक्रीट का मतलब है उसको बिल्कुल जटिल कर देना, वो वहां से हिल नहीं सकती। मेरे फ्रेंड्स, जिंदगी कंक्रीट की तरह नहीं है कि एक बार सेट हो गई तो वैसी ही रहेगी। जिंदगी कोई वृक्ष की तरह नहीं है कि जहां लग गया वहीं पूरा जीवन निकालेगा। आप उसको और मैं उसको बदल सकते हैं, उसको नए मोड़ पर, नए पड़ाव पर लेकर जा सकते हैं। इस बात का एहसास
हमें नई जिंदगी और नई अचीवमेंट की तरफ लेकर जाता है, एक नया ट्रांस लेकर आता है आप और मेरे जीवन के अंदर। कई बार हम सोच लेते हैं कि शायद जिंदगी जैसी है यही हमारा परिणाम है और इससे आगे हम कुछ हो नहीं सकते। बड़े फ्रेंड्स, ऐसा फुल स्टॉप लगाना, अपने आप को लिमिट कर देना किसी भी चीज में, चाहे वो जिंदगी की ये सच्चाई जो भी आपने लिखी, ज्यादातर लोगों का लाइफ में ऐसा विश्वास बन जाता है चलते 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 कि शायद इससे बेहतर जिंदगी या इससे आगे जिंदगी मेरी बेहतर नहीं हो सकती, इससे अच्छे मेरे फाइनेंस नहीं हो सकते। ये लिमिट इंसान स्वयं के ऊपर लगा लेता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, मैं अच्छी मीटिंग नहीं कर सकता, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं अच्छा इनकम नहीं कर सकता। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इंसान कई बार अपने ऊपर धारणाएं बना लेता है, लिमिट लगा लेता है, और जिसकी वजह से कई बार वो अपने परिश्रम, अपने अंदर की शक्ति को खुद पहचान नहीं कर पाता। कई बार आपने गांव में पोखर और तालाब देखे होंगे, और जब उसके ऊपर थोड़ी सी मिहिन काई आ जाती है, हल्की सी पतली सी लेयर आ जाती है, एल्गी टाइप ग्रीन, आपने कभी पोखर तालाब देखा होगा, यस और नो? उस पोखर के अंदर, तालाब के अंदर कई बार हल्की सी लेयर आ जाती है, पानी के ऊपर एक परत आ जाती है। पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, कमाल की बात यह है, छोटी सी पतली सी काई विशाल पोखर के अस्तित्व को शून्य कर देती है। कुछ ऐसी ही काई हमारे लिमिट की इंसान के जीवन में भी आ जाती है। उस लिमिट को कैसे ब्रेक करें, वो लिमिट हमसे कैसे हटे, ताकि हम एक बेटर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उन चीजों के बारे में और हम आगे जानेंगे। इनफैक्ट यू विल सी एवरीथिंग इन लाइफ सीम्स टू बी प्लास्टिक। मेरे फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर प्लास्टिक से बड़ी सारी चीजें आपने और हमने घरों में बनती देखी है। यदि आप कंघी की बात करें, कौन बात करते हैं, किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। यदि आप घर में मग्गा देखते हैं, बाल्टी देखते हैं, किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। ऊपर बड़ी बड़ी टैंक्स होते हैं पानी के, किसके बने होते हैं? बहुत सारी चीजें होती है, उसमें प्लास्टिक भी एक होती है। प्लास्टिक को फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे कंघी बनाएं, बाल्टी बनाएं, मग्गा बनाएं या बड़ा वाटर टैंक बनाएं, आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, कैसे बन सकता है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, उस प्लास्टिक को एक ऐसे तापमान पर लेकर जाना, और दूसरा, जिस भी रूप में मुझे प्लास्टिक बनानी है, कंघा, बाल्टी, बड़ा वाला टैंक, उसका डाई मुझे मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे? एवरीबॉडी, क्या मिल जाए मुझे? वो डाई मिल जाए और वो तापमान मिल जाए, तो मैं प्लास्टिक को नव निर्माण कर सकता हूं, अपने अनुरूप ढाल सकता हूं। ये तो बात प्लास्टिक की है। मैं आपको ये समझाना और बताना चाहता हूं कि जिंदगी में यदि एक सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही ताप और सही डाई मिल जाए, तो जिंदगी को एक रूप से दूसरे रूप में भी लेके जाया जा सकता है। जिंदगी जैसी आज आपकी कागज पे थी, इससे बेहतर की तरफ इसको भी लेके जाया जा सकता है, बशर्ते वो जीवन की डाई कैसी है, उसको तापमान कैसे दिया जाए, ये हम समझ के चलें। और इस वर्कशॉप से, इस 3 दिन में, आने वाले समय में आप इस नव निर्माण को ही सीख कर जाएंगे कि जिंदगी कंघे से बकेट या बकेट से बड़ा टैंक कैसे बन सकता है, वो डाई और टेम्परेचर क्या है। दिस सक्सेस बाय चॉइस विल हेल्प यू टू नो how you can get the another way, the better way, stronger way, the super way, the high way. Even right now, as you read these words, you can play to begin with the new possibilities. और जैसे आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, इस लाइन को पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको नई संभावनाएं नजर आती हैं। कौन सी संभावनाएं? बेहतर कल की संभावनाएं, जिन संभावनाओं में मैं अपने आप को वहां देख सकता हूं। What do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप कोई लॉटरी जीतना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, या अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, किसी चीज को हील करना चाहते हैं। बेहतर संभावनाएं हर क्षेत्र के अंदर हैं। कैसे इनको लीड करेंगे, आइए आगे चलकर और समझते हैं इस चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर की ये बहुत गोल्डन लाइन है, कई करोड़ रुपए की बात है, सर अक्सर बताते हैं। आप चाहे लिख सकते हैं, लिखने तो बहुत बेहतर, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर लिखा है, व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विद एनर्जी एंड फोकस विल टेंड टू बी क्रिएटेड इन योर रियलिटी। आप इंग्लिश में जो समझ रहे हैं इंग्लिश में समझिए, मैं हिंदी में भी इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दैट व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड विद एनर्जी एंड फोकस,
विज्ञान हमें कई तरह की चीजें सिखाती है। विज्ञान में हमने कई तरह की चीजें अनुभव करी और पढ़ी है। ऐसे दो शब्द मैं आपको चाहूंगा कि आप लिखें, जहां पर ये दो साइंटिफिक वर्ड आपके सामने आए। वन इज एनर्जी, अनदर इज फोकस। आप में से बहुत सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स यहां पर हैं, या पढ़ते रहे हैं, या बच्चे पढ़ते रहे हैं, या आप स्टूडेंट रहे हैं। फिजिक्स के अंदर एक ही बात कही जाती है कि पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, यदि एक शब्द से जाना जाता है तो उसको कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? इतनी कम एनर्जी से क्या होगा? क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यदि फिजिक्स के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि लकड़ी के बारे में पूछें, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछें, वायुमंडल के बारे में पूछें, तो वो सबको एक ही शब्द में तोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर चाहे पैसा है, चाहे गाड़ी है, चाहे गहना है, चाहे कपड़े हैं, चाहे होटल है, वट एवर यू थिंक एंड यू लुक अराउंड, ये सब और सब एक ऊर्जा का नाम है। नंबर वन। अनदर वर्ड जो यहां पर लिखा है, दैट इज कॉल्ड फोकस। जी हां, फोकस के बारे में दो लॉ आप मैं चाहूंगा कि आप लिखिए। नंबर वन, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। लिख लीजिए, बार बार रिपीट होगा इस कार्यशाला के अंदर। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, प्लीज ध्यान कीजिए। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी कि जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ऊर्जा बहती है। ध्यान और ऊर्जा, ऊर्जा मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो संचालित है उसे ऊर्जा से कनेक्ट किया जाता है। इंसान हो या कोई भी नॉन लिविंग पार्टिकल क्यों ना हो, हम सब ऊर्जा के ही निर्माण पात्र हैं। और कहा जाता है कि इंसान, हर इंसान, चाहे मैं है, चाहे आप हैं, चाहे मेरा प्रोस्पेक्ट है, चाहे मेरा गेस्ट है, चाहे मेरा अपलाइन है, चाहे मेरे डाउनलाइन है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरे परिवार है, चाहे मेरे दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, हर इंसान इस जीवन में ऊर्जा का संचार करता है, मतलब ट्रांसमिट करता है ऊर्जा, और दूसरा ऊर्जा को ग्रहण भी करता है। ऊर्जा का ट्रांस कैसे हो रहा है, ऊर्जा को रिसीव आप कैसे कर रहे हैं, इससे हमारे परिणाम, प्लान दिखाने के, मीटिंग करने के, क्लोजिंग करने के, बड़ी इनकम को जाने के, हर वो चीज कहीं ना कहीं ऊर्जा से ड्राइव होती है, जिसे और गहराई से आगे चलकर जानेंगे। तो पहली चीज जो मैंने आपको मैंने लिखवाई, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ऊर्जा बहती है। दूसरा लिखिए, वट एवर वी फोकस ऑन एक्सपेंड्स। जिस भी चीज पर आप ज्यादा और निरंतर फोकस करते हैं। छोटे थे तो क्लासेस में हमने वो लेंस वाला कार्यक्रम जरूर देखा है। जब आप ऊर्जा की रोशनी को, यदि आप धूप में चले जाएं तो शायद थोड़ा ताप महसूस करेंगे, लेकिन यदि फोकस कर दिया जाए तो वही ऊर्जा आपको जला सकती है, स्किन को बर्न कर देती है, कागज को बर्न कर देती है। शायद ये एक्सरसाइज आपने छोटे बड़ों में कभी ना कभी जरूर करी होगी। यस और नो? यस और नो? नाउ, ब्रह्मांड में ऊर्जा है, लेकिन एक ऊर्जा सिर्फ थोड़ा सा तापमान बढ़ाती है, लेकिन यदि फोकस कर दिया जाए तो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करती है, उच्च ताप पर भी चीजों को लेकर जा सकती है। इस फोकस का आप और मेरे जीवन से तात्पर्य क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, लाइन फिर से रिपीट करूंगा। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में, मैं अपने दिमाग में जिस भी चीज को होल्ड करता हूं, जिस भी विचार को, जिस भी शब्द को, जिस भी तरह की दुनिया को, जिस भी तरह की परिस्थिति को, या आज अपने जीवन को, जिस ऊर्जा और फोकस के साथ आप होल्ड करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में सच्चाई बन जाती है। कैसे? दो उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों को आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो उनकी तकलीफ का रीजन क्या है, व्हाई दे आर सो मच इन पेन। मुझे दो बात बताइए कि नॉर्मल लाइफ में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सफल हैं या असफल हैं? ज्यादातर लोग जी, ज्यादातर लोग असफल हैं। ज्यादातर लोग खुश हैं या दुखी हैं? दुखी है, बिल्कुल ठीक। नाउ, एक सफल और असफल इंसान के बीच में फोकस का क्या रोल है? ज्यादातर लोग ज्यादा सा समय जब तकलीफ के बारे में, असफलता के बारे में, मैंने अब तक ये प्राप्त नहीं किया, मैं अभी तक यहां नहीं पहुंचा, मेरी इनकम अब तक ये नहीं हुई, मेरा नेटवर्क अभी तक ये नहीं बना, जब वो कुछ चीजों को देखता है जो अब तक हुई नहीं, या कुछ कमियों को देखता है कि मेरे अंदर शायद ये कमी है, ये कमी है, मैं अच्छे लोगों को नहीं जानता, मैं अच्छा प्लान नहीं दिखा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से बेहतर ये है, मेरे से बेहतर वो है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता।
जब इन शब्दों को आप दिमाग में ज्यादा होल्ड करेंगे, तो मैंने आपको एक बात बताई, जिस भी चीज को आप एनर्जी देते हैं, फोकस देते हैं, वो चीजें जीवन में क्या हो जाती हैं? एक्सपेंड हो जाती हैं, ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। अब यदि प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा? यदि असफलता पे फोकस करेंगे तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? उदाहरण जानिए, जब तक कोई चीज आपके पास नहीं है तब तक उस पर आपका ध्यान ज्यादा जाता भी नहीं है। मान लीजिए आज आप अपने घर में एक नई गाड़ी लेने गए, गाड़ी का कलर है रेड, बाइक लेने गए, स्कूटर लेने गए, जैसे ही आप शोरूम की तरफ बढ़ते हैं एक कमाल हो जाता है। कमाल क्या है कि वही कलर की गाड़ी जो आप सोच के चले, वो आपको रोड पर या तो इधर से आते हुए इधर से जाते हुए दिखाई देना शुरू हो जाती है। पार्किंग में जाओ तो वो कलर नजर आता है, किसी फंक्शन में जाओ तो वो गाड़ी कलर नजर आता है, पार्किंग में जाओ तो वो कलर नजर आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने वो कलर ज्यादा बनाना शुरू कर दिया उस दिन से, या वो कलर पहले से ही था? जी, पहले से था या ज्यादा बनाया? अब ज्यादा क्यों नजर आया? ये फोकस क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में एनर्जी रूप में बस गई, लाल कलर की बाइक, लाल कलर की बाइक, लाल कलर की बाइक, लाल कलर की बाइक। वट एवर यू होल्ड इन योर माइंड विद एनर्जी, आपने ऊर्जा दी, कनेक्शन दिया, लाल कलर, लाल कलर, लाल कलर, बाइक, 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 वही चीजें अपने आप एक्सपेंड हो रही है। क्यों एक्सपेंड हो रही है? क्योंकि फोकस का कानून है, रूल है नेचर का, कि जिस भी चीज पर आप फोकस करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, एक्सपेंड होगा ही होगा। अब ज्यादातर लोगों को अपनी असफलता या दुनिया में ये चीजें ज्यादा क्यों मिलती हैं? क्योंकि मैं ज्यादातर समय उन चीजों को फोकस करता हूं जो मुझे नहीं चाहिए। मेरी डाउनलाइन कैसी है, मेरे लोग कैसे हैं, मेरा पड़ोस कैसा है, मेरे दोस्त कैसे हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, और ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। पुराने समय में एक वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, जिस वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बस हर्ड अबाउट कल्प वृक्ष। जी, एक व्यक्ति एक जंगल में जा रहा था, उसको प्यास लगी, भूख लगी, और उसने ऐसा मन बनाया कि कैसा होता कि थोड़ा प्यास बुझ जाए, थोड़ा भोजन मिल जाए। थोड़ी देर बीती, अचानक पता नहीं कहां से कुछ वो सारी चीजें उसके इर्द गिर्द आ गई। अच्छा खाना भी आ गया, भोजन भी आ गया, उसने खाया, बड़ा अच्छा लगा, और वो वहां से उठकर जब चला रेस्ट करके, तो उसने पाया कि वो जैसा पेड़ है वो दूसरा कोई उस जंगल में नहीं है। एंड दैट वृक्ष वाज कल्प वृक्षा, जो हमारे कई बार हमारे अलग अलग तरह के संस्कृतियों में सुना और बताया जाता है। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पनाओं का वृक्ष, इच्छाओं का वृक्ष, मेरी चाहतों का वृक्ष, मेरी मंशाओं का वृक्ष। माय फ्रेंड्स, रियलिटी में और फैंटेसी यानी कि कल्पना में क्या फर्क है? जिस भी चीज को आप ज्यादा समय ऊर्जा से पकड़ के रखते हैं, जिस भी कल्पना को, कल्पना मतलब कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, सुना है आपने? नहीं सुना है? आपकी भी दिल में सुबह सुबह दिन में कभी ख्याल आता होगा, हे भगवान काश मेरी गाड़ी हो जाए, काश मेरा इतना चेक हो जाए, काश मैं इतना लेवल पे चला जाऊं, काश मैं बेहतर प्रेजेंटर बन जाऊं, काश मैं ऐसा हो जाऊं। ये जो काश वर्ड है यही कल्पना है। कल्पना को रियलिटी में तब्दील करने में एक साइंटिफिक चीज जो मदद करती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। क्या? आवाज नहीं है क्या? कल्पना में रियलिटी में एक ही शब्द का फर्क है, फोकस। जिस भी कल्पना को आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे, वही कल्पनाएं जीवन में रियलिटी बन जाती है। इस लाइन का अर्थ यह है जो आप तक शायद पहुंच पाया हो। माय फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, थैंक यू। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जंगल कट रहे हैं, पता नहीं कल्प वृक्ष को जाने या ना जाने। ऊपर वाले ने कहा, न जाने मेरे इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मेरे बच्चे कहां घूमेंगे कल्प वृक्ष को ढूंढते हुए। उसने कहा, ले बच्चा जिंदगी तू मौज कर, बढ़िया बन, आज से कल्प वृक्ष तेरे मन में और तेरे फोकस में और तेरी एनर्जी में जब बदल ले जिंदगी, सिर्फ अपनी फोकस और कल्पनाओं को बेहतर कर। ये कल्प वृक्ष आप और मेरे अंदर ही है। साइंटिफिकली इस चीज को ऐसे लेके चलें। इट टेक्स ए लिटिल लॉन्गर टाइम टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा समय लग सकता है जब आप किसी चीज को फोकस रखते हैं, बेहतर जिंदगी को फोकस करते हैं, बेहतर रिजल्ट्स को आगे ले जाने का फोकस करते हैं, मन बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा इसमें समय लगे। यू कैन एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स बिकॉज वी कीप चेंजिंग आवर माइंड्स। हम कई बार अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को बदलते रहते हैं कि जीवन में मुझे चाहिए क्या। आप सपोज कीजिए किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, आपका मन करा कि मौसम बहुत बढ़िया है, चलो सूप पिया जाए।
आप उस रेस्टोरेंट में एंटर करें, आपने बुलाया कि मुझे आप एक वॉन्टन सूप दे दीजिए। आप अभी बैठे, पैरा आया, उसने कहा सर मोस्ट वेलकम, 15 मिनट लगेंगे। अभी वो वापिस ही गया था, अचानक 5 मिनट बाद आपका मूड बदला, आपने कहा कि आज तो मैं ये सूप नहीं बल्कि मैं वेज सूप पीऊंगा। आपने फिर बुलाया, आपने कहा सर मेरा ऑर्डर बदल दीजिए, मुझे ये नहीं ये सूप चाहिए। उसने कहा सर मोस्ट वेलकम, मैं अभी लेकर आता हूं, 15 मिनट से 20 मिनट और लग जाएंगे सर। आपने कहा नो प्रॉब्लम, लेकर ही आने वाला था। आपने कहा चलो आज चिकन सूप क्यों ना पी लिया जाए, नया रेस्टोरेंट है, बढ़िया लग रहा है, शायद ये इसका बेहतर डिश होगा। आपने फिर ऑर्डर चेंज किया, जब तक वो आया आपने फिर ऑर्डर चेंज किया, 3 से 4 दफा आपने अपने सूप को बदल दिया। आपको 1 से सवा घंटा हो गया उसी जगह पे बैठे हुए, आपका सूप अभी नहीं आया। बाकी लोग जो आप और मेरे बाद में आए वो सूप पीकर चले भी गए, और जब तक मेरा आया हो सकता है तब तक वो चीज उतनी मुझे बेहतर ना लगे, और मैं वहां बैठा कंप्लेन कर रहा हूं। क्या कंप्लेन कर रहा हूं, पता नहीं जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जहां जाता हूं लेट लतीफ, जहां जाता हूं सबसे पीछे मैं खड़ा होता हूं, पहले आता मैं हूं, लास्ट में मिलता मुझे है। प्रयास मैं करता हूं और लोगों को रिजल्ट पहले बेहतर मिल जाते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। आप मुझे बताएंगे इस भाई साहब का सूप लेट किस कारण से? क्या रेस्टोरेंट में वो सारे सूप अवेलेबल थे? क्या वहां के सूप बनाने वाले ने उसको मना किया? क्या ऑर्डर लेने वाला नहीं आया था? सब कुछ था, होटल, रेस्टोरेंट, सूप, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन नहीं था तो एक क्लियर फोकस, एक क्लियर मंशा, एक क्लियर ऑर्डर कि मुझे चाहिए क्या। और यही चीज लाइफ में कई बार आप और हमारे साथ हो जाती है। जैसे वो चीज आती है, वी चेंज आवर ऑर्डर टू वॉन्टन सूप, एंड बिफोर दैट अराइज वी चेंज आवर ऑर्डर बैक टू द चिकन सूप। यू विल सिट देयर, आप वहां बैठे रहेंगे एंड कंप्लेन, और शिकायत करेंगे किस बात की? saying I can never get what I want, when in reality you are the reason why your soup is late. हम स्वयं वो रीजन हैं हमारा सूप लेट क्यों है। Most of us do that every day. Our indecision, हमारा स्पष्ट निर्णय ना होना कि जीवन में मुझे चाहिए क्या, मेरा जीवन कैसा हो, मैं किस तरह की लाइफ को लीड करना चाहता हूं। What we want nearly it looks like impossible, and no wonder you end up with the feeling that you cannot get what you want. It does not have to be that way, it can be another way. ये अलग रास्ता हो सकता है, इसको अलग ढंग से सोचा और प्राप्त किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम घरों में अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं कि ये पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, ये खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, बनाते हम बड़े अच्छे मन से हैं, और जब वो ये काम नहीं करते तो कई बार हम मम्मियां अपनी मम्मियों के घर जाती हैं तो बातचीत करते हैं बच्चों के बारे में कि कैसे हैं बेटा बेटी कैसे हैं। वो कहती है मम्मा सब कुछ ठीक है, पर बेटा ना खाता नहीं है, बच्चे ना खाते नहीं है। आपकी ऊर्जा ही इतनी है तो स्पार्क हो गई, मैं क्या करूं उसमें। ओके, सो वो कहते हैं जी थैंक यू, ओके कोई बात नहीं, आपसे पहले मैं खड़ा हूं, चिंता मत करो, कर लेंगे काम। सो कई बार मम्मियां कहती हैं कि बेटा खाता तो है नहीं, खाता नहीं है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, और जब उनकी दादी नानी अपने वहां जाती हैं तो वो भी इसी बात को दोहराती है कि बेटा खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं। और हम चाहते क्या है कि हमारे बच्चे खाना। अब ये मम्मी जब बच्चों के लिए खाना बना रही है किचन में, और पकड़ के बेलन चला हुआ है, बना रही है खाना चिंटू के लिए, बच्चों के लिए, और बनाते हुए गाना क्या चल रहा है? खाता तो है नहीं, 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 खाता तो है नहीं। एक सेकेंड, मैं क्या चाहता हूं? मम्मियां चाहती क्या है? मैं चाहता हूं खाएं, लेकिन मेरे फोकस में, मेरी एनर्जी में, मेरे शब्द में, मेरे विचारों में क्या है? खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं। चाहता हूं खाए, विचार है खाता है नहीं। तो मैंने आपको कहा वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप और मेरी मंशाएं ही शायद हमारे जीवन का निर्माण करती है, और यही बच्चे नखरीले हो जाते हैं, मैं नहीं खाता, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। अक्सर यही सब चलता रहता है, पढ़ता तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, खाता तो है नहीं, पढ़ता तो है नहीं, पढ़ता नहीं। चाहते हैं बच्चा पढ़े, चाहता है बच्चा खाए, विचार में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ऊर्जा किसको दे रहे हैं, फोकस कहां जा रहा है, सारी कहानी कहीं ना कहीं लाइफ में इसी से जुड़ी होती है। और कहीं आप और हम यदि इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लें कि फोकस और एनर्जी अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन है, हमारे जीवन को ए लेवल से बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल या सुपर लेवल तक ले जाने के लिए
आगे चलकर और समझते हैं ये चैप्टर आपको क्या कहना चाहता है। स्पिरिट इज द सब्सटेंस which forms itself according to your demands and you must have a pattern from which to work. स्पिरिट का मतलब है हमारा सबकॉन्शियस। कई सारी अनंत ट्रेनिंग्स में आपने सुना है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन को कहते हैं हमारा लॉजिकल ब्रेन, क्योंकि हमारी सेंसेस से ड्राइव होता है, जिसमें सूंघना, टच करना, ये सब चीजें आती हैं। क्योंकि इनकी लिमिट है तो हमारे कॉन्शियस माइंड की भी एक लिमिट है। सबकॉन्शियस को कहते हैं सुपर ब्रेन। ये सिक्स सेंस इसकी बहुत हाई होती है। कई बार आपने महसूस किया है कि आप जल्दी आपको जाना है तो अलार्म से पहले आपकी नींद खुल जाती है। कई बार महसूस किया है आपने? जिस व्यक्ति को आप याद करते हैं उसका फोन आता है या वो आपको मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस की पावर है। एक लाइन में आपको चाहूंगा कि आप लिखें कि द माइंड इज द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का दिमाग इंसान का सबसे मोस्ट ओबीडियंट, सबसे आज्ञाकारी नौकर है। इसको जो कहा जाए ये करके लाता है, इसको जो बताया जाए ये आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं। यदि नौकर है और आप उसे काम देते हैं तो नौकर आपको कभी मना नहीं करेगा। और मैंने कहा माइंड इज द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप उसे यूज कैसे करते हैं, आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आपको क्या चाहिए, यू मस्ट हैव ए पैटर्न फ्रॉम विच टू वर्क। ये काम कैसे करता है, इसको डायरेक्शन कैसे दी जाए, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे काम कैसे लेंगे, जिसे और डिटेल में आप आगे चल के जानेंगे। समझिए, पेन ऑफ डफ इज एज विलिंग टू बी फॉर्म इनटू ब्रेड एज बिस्किट। आप देखिए, बिस्किट या ब्रेड मैदे की बनी होती है, जैसे लो मैदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे ब्रेड बनाइए, आप इससे बिस्किट बनाइए, आप इससे नमकीन बिस्किट बनाइए, इससे आप मीठा बिस्किट बनाइए, 50-50 ब्रिटानिया, बिना ब्रिटानिया, जो मर्जी बनाइए, ये सब कुछ आपको बना के दे सकता है। हमारे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे सुपर ब्रेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आपके जीवन में मुझे कौन सी चीजें चाहिए, ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है, बशर्ते आप इसको दिशा देना समझ सकें, इसे कैसे डायरेक्शन दी जाए उसको आप समझ सकें। एक बार अकबर साहब के दरबार में वो जब भोजन पे बैठे थे तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या बना है? उसने कहा, महाराज आज की सब्जी निराली है, खतरनाक। उनका क्या बना? तो उन्होंने कहा, जी आज बैंगन बना है जनाब। कहना ये क्या होता है? तो उसने दरबारियों से बोला, कहना जी बैंगन पेश किया जाए। बैंगन ला दिया। अकबर साहब का मुंह थोड़ा सा बढ़िया था, उसने कहा, वाह क्या लाजवाब सब्जी है। बीरबल ने कहा, जनाब मैं भी तो ये कह रहा हूं, सबसे सब्जी है तो बैंगन दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, 3-4 दिन बैंगन बनता रहा। एक दिन वही सब्जी फिर परोसी गई। आज अकबर साहब थोड़े से किसी बात पे नाराज थे, तो उसने दरबारियों को बोला, ये क्या सब्जी बनी है? काली सी, बेकार सी, दानेदार सी, ये क्या है ये? अकबर ने कहा, महाराज जनाब बैंगन। कहना क्या काला सा बैंगन, सड़ा सा बैंगन? कहना महाराज मैं भी तो ये कह रहा हूं, बैंगन भी कोई सब्जी है। अकबर ने, बीरबल ने पहले कहा, महाराज बैंगन जैसी तो कोई सब्जी नहीं है। और जैसे ही महाराज ने कहा बैंगन भी कोई सब्जी है, तो बीरबल बोले, महाराज मैं भी तो ये कह रहा हूं, बैंगन भी कोई सब्जी होती है, इससे तो खराब कोई सब्जी है ही नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद विराम हुई। अकबर साहब को याद आया कि 4 दिन पहले तो बीरबल कह रहा था कि सब्जी बैंगन से बढ़िया कोई सब्जी नहीं है धरती पे, और आज ये कह रहा है कि इससे सड़ी सब्जी कोई नहीं है। उनका, बीरबल ये क्या बात हुई? तुम उस दिन कह रहे थे ये बढ़िया है, आज ये कह रहे हो ये घटिया है। बीरबल ने बोला, जनाब मैं मंत्री आपका हूं, बैंगन का नहीं। मैं मंत्री किसका हूं? मैं मंत्री आपका हूं, सलाहकार आपका हूं। आपकी फूड डाइट राज साम्राज्य देखता हूं, मैं आपका सलाहकार हूं, मैं बैंगन का सलाहकार। माइंड इज द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबकॉन्शियस आपके पीछे चलता है। आप जैसा चाहें ये वैसा ही बोलेगा, आप जैसा चाहें ये वैसा ही करके देगा। इस तरह की शक्ति इस प्रोसेस और इस साइंटिफिक चीज के अंदर है, जिसे और आगे चल के जानेंगे। इट्स मेक ए लिटिल डिफरेंस टू स्पिरिट व्हाट यू डिमांड। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे डिमांड क्या करते हैं, कितनी बड़ी चीज को डिमांड करते हैं। और इस डिमांड के अंदर
एक चीज जो हमारे बीच में अक्सर खड़ी हो जाती है, लिखिए आप और मेरे अंदर इस ताकत से दूर रखने वाले दो ऐसे शब्द, दो ऐसे भाई जो हमारे अंदर ही रहते हैं। फटाफट लिख लीजिए। एक का नाम है स्मॉल मी, दूसरे का नाम है बिग मी। ये स्मॉल मी और बिग मी क्या है? देखिए, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो कंपटीशन होता है, द्वंद्व होता है, देख सकते हो कौन कितना भारी है। लेकिन जब विचारों की लड़ाई होती है तो देख नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारे अंदर ऐसे दो विचार हैं जिसको कहते हैं बिग मी और स्मॉल मी। बिग मी का मतलब समझ गए होंगे, बड़ा में। स्मॉल मी का मतलब होता है छोटा में। स्मॉल मी कौन सा एक विचार है आप और मेरे अंदर, जो हमेशा हमें लॉजिक देता है, बौना बनाता है, छोटा दर्शाता है, या हमारे लिमिट को हमें बताने का आभास करता है, हमेशा खड़ा हो जाता है शेषनाग की तरह। जब भी आप सोचते हो कि इस बार मैं क्राउन करूंगा, इस बार मैं ये लेवल, इस बार मैं ये इनकम पे जाऊंगा, इस बार मैं ये गाड़ी अचीव करूंगा, तुरंत अंदर से निकल के आता चुप। इससे पहले किया है क्या? अब तक हुआ है क्या? अपने आप को देखा है क्या? कितने सालों से बोल रहा है, कितने सालों से कह रहा है? तो स्मॉल मी हमेशा एक वकील की तरह पिछले रेफरेंस निकाल कर आएगा। पिछली कंपनी में देखा था क्या हाल था, जो आप यहां बेहतर कर पाओगे। ये हमेशा आपको कमियों की तरफ लेकर जाएगा। इसका एक ही काम है, टू लिमिट यू, टू ब्लॉक यू, टू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट योर पावर्स, और आपको हमेशा अपने पर कम विश्वास दिलाने का काम करता है। दूसरा कौन है? बिग मी। बिग मी कौन है? बिग मी होता है बड़ा में, जो हमेशा आपको पॉजिटिव या एम्पावर करता है आपकी लाइफ में किसी भी विचार के प्रति। जैसे कभी कभी सुबह उठते हैं, या कभी कभी दिन में, या कभी समय में आपको अच्छा सा फील होता है कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज मैं बहुत बेहतर करूंगा, आज मैं बहुत सारे लोगों को मिलूंगा, बड़े सारे लोगों को स्पॉन्सर करूंगा, बड़ी सारी मीटिंग्स करूंगा, बहुत सारे रिजल्ट आने वाले, मैं अच्छा अपना वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा। एम्पावर होते हैं आप अपने अंदर से। और उसी समय जब छोटा में आकर आपको परेशान करता है तो ये आपस में एक द्वंद्व है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आपने प्रसाद के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। खीर बनाने के वक्त अभी भगवान को भोग लगना था। इससे पहले क्या भोग लगाते, तुरंत गली में से एक खूबसूरत सा काला कुत्ता निकल कर आया। कौन सा निकल के आया? अरे पीछे वाले बता दो तो कौन सा कलर का? खूबसूरत काला कुत्ता। भोग लगने वाला था, भाई साहब निकल कर आए। आप कुछ काम निकल लिए उस तरफ, कुछ मखाने डालने थे, कुछ और उसमें डालने के लिए निकले। कुत्ते को मौका मिला और जैसे आप उधर गए, आपकी नजर भी पड़ी। इससे पहले कि आप भोग लगाते ही भाई साहब आए और सन्नाटेदार एक टच कर दिया उस खीर को, उस भोग को। तो मुझे बताइए, क्या इस भोग को आप अब भगवान को, प्रभु को देते हैं? यस और नो? कभी भी नहीं। एक छोटा सा टच जब इतने सारे प्रसाद को खराब कर सकता है, तो जीवन में छोटे मैं का विचार आप और हमें कहीं से कहीं लेके जा सकता है। इस छोटे मैं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। करना क्या है समझ के चलिएगा। करना क्या है, तरीका समझ लीजिए, आपको समझ आएगा। जब भी कोई आपको बोले, दो शब्द हमेशा अपने डिक्शनरी में रखें। एक है एक्सेप्टेड, एक है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब मैं इसको खारिज करता हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। आपको जब कोई कहे, जब आपको कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते, जब आपको कोई कहता है कि आप बेहतर नहीं हो, तो आपको एक पावर यूज करनी है, रिजेक्टेड। कर सकते हैं मेरे साथ? जब आपके बारे में कोई आपको बोना बताए, छोटा दर्शाए, तो आपने एक ही शब्द यूज करना है, रिजेक्टेड। क्या करना है एवरीबॉडी? क्या करना है? रिजेक्टेड। जब आपको कोई कहे आप कर नहीं सकते, आपको कहे आप कभी ऑडियो अचीव ही नहीं करोगे, आप कभी बड़ी इनकम पे नहीं जाओगे, आप कभी बड़े नहीं बनोगे, और जब आपको कोई कहे कि आप सफलता के लिए बने हो, जब आपको बने कि आप बड़ी सफलता आपके लिए बनी है, कि ऑडी मर्सिडीज आपके लिए बनी है, लाखों की इनकम आपके लिए बनी है, बड़े घर मकान आपके लिए बने हैं, सारी विदेश यात्राएं आपके लिए बनी हैं, बड़े बड़े होटल्स आपके लिए बने हैं, ये सोना चांदी आपके लिए बने हैं, बड़ा जीवन आपके लिए बना है। सिंपल सी बात है, छोटे मैं को हटाना है तो इस दो पावर का इस्तेमाल करना है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। थैंक यू।
आगे चलते हुए ट्राई टू रिमेंबर दैट द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्टेड इनटू द यूनिवर्सल माइंड। जिस भी तरह की पिक्चर, तस्वीर को हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही चीजें यूनिवर्सल माइंड के अंदर यानी कि यूनिवर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। और एंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन मस्ट रिटर्न टू यू इन ईदर स्पिरिचुअल और फिजिकल फॉर्म। जिंदगी के अंदर आप और मैं इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी तस्वीर को हम सोचते हैं, देखते हैं, वो चीजें यूनिवर्सल माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हमारा जो दिमाग है ये शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को महसूस करता है, समझता है और उसके प्रति ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ज्यादा चीजों को तवज्जो देता है। यदि मैं आपको बोलूं आईफोन, तो शायद तस्वीर आ गई होगी। मैं आपको बोलूं बड़ा सा एक ग्राउंड, वहां पर बहुत सारे वृक्ष, तो शायद वो तस्वीर आप तक आ पहुंची होगी। मैं आपको बोलूं एरोप्लेन, तो वो शब्द नहीं बल्कि तस्वीर में आप तक आ पहुंचा होगा। आपके घर का मेन दरवाजा शायद आप तक आ पहुंचा होगा। आपके मम्मी या पापा की तस्वीर शायद आप तक आ पहुंची होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम शब्दों से ज्यादा पिक्चर्स को माइंड हमारा ज्यादा अंडरस्टैंड करता है। तस्वीरें हम कैसी देखते हैं, अपने बारे में बनाते हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वही चीजें यूनिवर्सल माइंड के अंदर, कौन से माइंड के अंदर? एवरीबॉडी, कौन से माइंड के अंदर? यूनिवर्सल माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, तथास्तु रूप में हमें मिलती है। सभी के मोबाइल फोन में एक चिप होगी, एक मोबाइल कार्ड होगा। जब भी आप किसी को कॉल लगाते हैं तो एक सिग्नल यहां से प्रोड्यूस होता है, आपके सर्विस प्रोवाइडर को जाता है और वहां से वो डायल आप तक पहुंचता है। आप इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, मोबाइल्स के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा जो सिम है, दुनिया का सबसे पावरफुल जो सिम है, वो हमारे दोनों कानों के बीच में है। कहां है? हमारे दोनों कानों के बीच में है। यहां से जो भी चीज हम सोचते हैं, जिस भी तरह की पिक्चर हम बनाते हैं, वही हमारे यूनिवर्सल माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापिस हमें लौट कर आते हैं। एंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन मस्ट रिटर्न टू यू इन ईदर स्पिरिचुअल और फिजिकल फॉर्म। हमने फिजिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन। शायद इस बात को आप समझते होंगे। एक बॉल आप दीवार में की तरफ फेंकेंगे, जितनी ऊर्जा से फेंकेंगे उतने ही तेजी से आपको वापस आएगी। यस और नो? नाउ एक्शन एंड रिएक्शन। मेरे मस्तिष्क से कौन सी तस्वीरें मैं बना रहा हूं? गरीबी की, दरिद्रता की, मेरा जीवन ऐसा है, तकलीफें ऐसी हैं, परेशानियां ऐसी हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, अब तक मैं यहां क्यों नहीं पहुंचा, मेरे जीवन में ऐसा ही क्यों होता है। एक्शन, जैसी क्रिया हो रही है वैसी प्रतिक्रिया आपके सामने आती है। क्यों? क्योंकि नेचर का लॉ है तथास्तु। नेचर का लॉ क्या है? जैसी पिक्चर सोचोगे वैसी ही मैग्नीफाइड पिक्चर आप और मेरे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ये बड़ी कमाल की बात है। मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ पीपल आर अनहैप्पी इन देयर लाइफ बिकॉज वो ऐसी तस्वीरें लगातार निरंतर बनाते रहते हैं जो जीवन उसको नहीं चाहिए। और अभी तक आप समझते आए हैं, जानते आए हैं, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपको हमेशा वो मिलेगा जहां आपका ध्यान रहता है, जहां आपका फोकस रहता है। महाभारत के समय की एक छोटी सी कहानी से मैं रिलेट करना चाहूंगा। एक राजा हुआ करते थे शिशुपाल जी। इनको जन्म से ही, जब से बड़े हुए, होश संभाला, इनको सबसे ज्यादा ईर्ष्या अपनी जिंदगी में एक इंसान से, भगवान कृष्ण जी से। जहां मिलते थे, जब मिलते थे, उनको अनाप शनाप बोलते थे, भला बुला बोलते थे, अब्यूज करते थे। उनकी माता जी को, शिशुपाल जी की माता जी को, उनके मेडिटेशन के दौरान उनको ज्ञान आया कि मेरा बेटा जितना अभद्र बोलता है, व्यवहार करता है लॉर्ड कृष्णा जी के साथ, ये तो स्वयं प्रभु हैं, इनकी लीला समाप्त कर देंगे यदि इसी तरह का व्यवहार इनका रहा। माता जी पहुंची भगवान कृष्ण जी के पास कि हे भगवान, मेरे बेटे को माफ करो, ये थोड़ा सा अनट है, इसमें दिमाग थोड़ा कम है, ये आपको पहचान नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा माता बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उनको आभास था कि मेरे बेटे की जो मृत्यु है वो इनके द्वारा हो जाएगी क्योंकि ये ऐसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा भगवान कुछ मत करो, प्लीज मेरे बेटे की जान बख्श दो, शिशुपाल की जान बख्श देना, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि उसके बिहेवियर की वजह से एक दिन वो आपके हाथ से अंत पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माते
मैं नेचर के रूल को नहीं बदल सकता, सृष्टि के कानून को नहीं बदल सकता। जो होना है वो तो होगा। इसके आसपास कुछ है तो बोलिए। उनका भगवान तो फिर एक काम करो, इसकी कुछ गलतियां माफ कर दो। उनका ये मैं कर सकता हूं। उनका भगवान ये जब भी आपको अब्यूज करे तो प्लीज इसको माफ करना। कहना कर तो दूंगा लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उनका भगवान, उनका माते आप बताओ कितनी, 10? उसने कहा नहीं भगवान थोड़ा और, 20 और थोड़ा, 30, 40, 50, 60 करते करते 100 गलतियां माफ के लिए उन्होंने उनसे वचन ले लिया। माता ने सोचा कि शायद इतनी गलतियां तो बेटा पता नहीं जीवन में कब तक करेगा, तब तक जीवन निकल जाएगा, बात जो है वो ठीक हो जाएगी। खुश होके वो चली आई वहां से। शिशुपाल वही अपने अभद्र व्यवहार से जाने जाते थे। जिस दरबार में जाए बड़ों को गलत बोले, ऋषि मुनियों को अनाप शनाप बोले। एक बार दरबार लगा हुआ था, उस दरबार के अंदर कोई चर्चा हुई, शिशुपाल जी की एंट्री हुई और उसने अपने वही तेवर उठाए, किसी को कुछ कहे, किसी को कुछ कहे, किसी को गाली दे, किसी को अभद्र व्यवहार करे। चलता रहा। भगवान कृष्ण कुछ समय चुप रहे। देखने के बाद उन्होंने जब नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा, हे शिशुपाल, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। इससे आगे एक भी शब्द मेरे आपके माता जी को दिए गए वचन की तरफ बढ़ेगा, यानी आपकी त्रुटियां गिनना शुरू करूंगा और जैसी वो खत्म होंगी आप एक नई, आपको पता नहीं क्या होने वाला है। उनका आप कौन हो? अरे तुम होते, जैसे गांव में कह रहा है होता क्या है देख लूंगा। तो शिशुपाल तो अंधे थे, उनको पता ही नहीं बात किससे कर रहे हैं। उसने कहा ऐसा वैसा, किसी को छेड़े, किसी को बताए। उन्होंने गिनती करनी शुरू करी। शिशुपाल गलती नंबर 1। उनका कोई बात नहीं, और करी, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, जैसी 100 हुई, भगवान श्री कृष्ण का यंत्र अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में आया। क्या था? आया, गया, गर्दन साफ, शिशुपाल जी लंबलेट, प्राण खत्म। एक सेकंड भैया, अभी शिशुपाल जी हैं, रुको तो सही, तालियां। जैसी उनकी गर्दन हुई तो आत्मा निकली उनके अंदर से, बड़ी काली चिपचिपी बदबूदार फुटपैच जैसी, समझ गई ना? वो आत्मा निकली और जाकर समा गई भगवान श्री कृष्ण के अंदर। ये देखते ही जितने भी वहां पर संत महंत ऋषि मुनि, उनको बड़ा अचंभा लगा कि ये कैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब कि एक दुष्ट आत्मा किस में जा मिली? स्वयं ईश्वर में जा मिली, जिनके अंदर, जिनसे मिलने, जिनमें विलीन होने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कितनी पूजा अर्चना या कितना लंबे समय तपस्या करनी पड़ती है। ये बात देखकर सभी जो ऋषि मुनि थे वो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये अभद्र व्यवहार वाला व्यक्ति आप में कैसे समा सकता है? भगवान सुनते रहे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शांत शांत प्रभु, महाजनों शांत, मेरी बात सुन लीजिए। उनका बताइए। कहना, ये जो हुआ है ना, ये नेचर की वजह से हुआ है। इट इज ए नेचर्स कॉल। उनका ऐसा कैसे? उनका जी, शिशुपाल जी ने जब से होश संभाला, ये सबसे ज्यादा किसको याद किया करते थे? कहने जी, याद का मतलब है भाई किसी को अच्छे से याद करें। कहना याद, ये तो जी आपको अभद्र व्यवहार करता था। कहना जिस भी रूप में करता था, चाहे अभद्र व्यवहार करता था, लेकिन करता किसके लिए था? मेरे लिए। सोचता किसके बारे में था? जब से जन्म संभाला है तब से लेकर आज तक, चाहे इसने द्वेष में, आवेश में, रूप क्या है उसे छोड़ दो, जिस भी रूप में इसने ध्यान किया है, इसने आज तक रोटी खाते समय, सोते समय, जगते समय, कहीं बैठे कहीं उठे, यहां जाए वहां जाए, भगवान कृष्ण 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 कृष्ण। और ये आवेग, ये फोकस इसकी आत्मा का मेरे में विलय होने का कारण है, क्योंकि हर समय, एवरीबॉडी, हर समय इसने तस्वीर किसकी बनाई? इसने सोचा किसके बारे में? इसने महसूस किसके बारे में किया? क्या लिखा है? ट्राई टू रिमेंबर द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इज रिफ्लेक्टेड इनटू द यूनिवर्सल माइंड। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता यदि फोकस सही हो, एनर्जी सही हो, कल्पनाएं बेहतर हो, तो दुष्ट से दुष्ट आत्मा, हेलो एवरीबॉडी, दुष्ट से दुष्ट आत्मा जा मिली स्वयं प्रभु लीला के अंदर। जैसे होटल लीला है वो प्रभु लीला की, प्रभु लीला में जा मिली। वो दुष्ट आत्मा क्यों जा मिली?
क्योंकि चाहे उसका भाव कुछ भी हो, वो चाहे अभद्र भाषा में रूप में भगवान को याद करता था, लेकिन याद जिसको करता था प्राप्ति भी वो हो गई। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, ज्यादातर लोगों के जीवन में तकलीफ का कारण मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, मैं यहां नहीं पहुंचा, मैं वहां नहीं पहुंचा, गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, चैलेंजेस, ये वो जितनी ज्यादा इनकी पिक्चर हम बना रहे हैं उतना ही मैग्नीफाई करते जा रहे हैं, उतना ही बढ़ाते जा रहे हैं। जो सोच, जो तस्वीर, जो विचार, वही जिंदगी। एक बात समझ लो, सोच कौन रहा है? आप में से हम कोई सोच कौन रहा है अपने जीवन के बारे में? अच्छा नहीं हो रहा, बेहतर नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, वो आगे बढ़ गए, पीछे रह गया। इन कल्पनाओं को कौन कर रहा है? इसके बारे में सोच कौन रहा है? एवरीबॉडी। तस्वीर कौन बना रहा है? जब सोच में रहा हूं, तस्वीर में बना रहा हूं, आभास मेरे हैं, फीलिंग मेरी है, तो इसमें बाकी चीजें आपके जीवन के लिए कहां रहेगी? जब सोच में रहा हूं, बना में रहा हूं, तो जिंदगी भी मैंने ही बनाई है। जिंदगी आज जो है उसका कारण भी मैं हूं, और जिंदगी जो कल होगी उसका कारण भी मैं हूंगा, बशर्ते एनर्जी और फोकस को मैं कंट्रोल करके चलूं।